ग्वाइटर एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। देखो ग्वाइटर होता किसकी डिफिशियंसी से है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। और आयोडीन हमें किस में मिलता है? सॉल्ट में मिलता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स। और वही उन्हीं सॉल्ट में मिलेगा जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होंगे। ठीक है, तो ग्वाइटर इज एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो क्या होता है जब हमें ग्वाइटर हो जाता है, तो हमारे नेक के पास स्वेलिंग हो जाती है। और ये बहुत कॉमन है कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो हमारी जो नेक के पास कुछ जगह होती है, नेक जो, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो अब हमें इसको ठीक कैसे करना है? पहले तो कौन सा हार्मोन और कौन सा ग्लैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके लिए हमें खाना क्या क्या है, मतलब आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है? सी फूड में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और आयोडाइज्ड सॉल्ट में। ठीक है, अगर हमारी डाइट में, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट है, तो उससे हमें कभी भी ग्वाइटर जैसी कंडीशन नहीं होगी, और हमारी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। क्या समझे तुम ग्वाइटर से? दिव्यांक, यस मैम। ग्वाइटर से क्या समझ में आया? कोई हाँ, बताओ। इसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में कई टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें ग्वाइटर जब हमें हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है। और इसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। ये हमारे नेक के बेस साइड में, नीचे साइड में लोकेटेड रहता है। और इसमें क्या होता है, हमारी नेक स्वेल हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। और किस में पाया जाता है आयोडीन? सी फूड में, ठीक है, हाँ। डेयरी प्रोडक्ट्स में, जस्ट लाइक मिल्क, और जो भी कर्ड, ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। और सबसे ज्यादा किसमें? सॉल्ट में, आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन पाया जाता है। अगर किसी को ग्वाइटर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में एक बैलेंस्ड अमाउंट में सॉल्ट लीजिए, जिससे आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ मेंटेन रहे। समझ आया? यस मैम। यस मैम। क्या होता है ग्वाइटर? आयरन की आयोडीन की डेफिशिएंसी। आयोडीन की, वेरी गुड, आयोडीन की कमी से हो जाता है। और इसमें क्या हमें प्रॉब्लम हो जाती है? जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमको ग्वाइटर हो जाता है, तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे नेक में स्वेलिंग हो जाती है। कहाँ स्वेलिंग होती है? नेक। नेक में स्वेलिंग आ जाती है। किसमें किसमें प्रेजेंट होता है आयोडीन? तीन चीजें लिखी है ना, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। इन चीजों में आयोडीन प्रेजेंट होता है। मतलब किसी को भी अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो अगर इन तीन चीजों को ले वो अगर इन तीन चीजों को लेगा, तो उसकी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। समझ में आया? अब है वैक्सीन। तुम्हें पता है वैक्सीन क्या होता है? कुछ ऐसे
देखो, वैक्सीन एक स्पेशल टाइप की मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी को क्या हेल्प करती है कि हमें कोई भी अगर वायरस है, हम जैसे ये हमें कोविड किसी को हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वैक्सीन बनी, कोविड की भी वैक्सीन बनी। और जिन लोगों को नहीं भी हुआ था उन्होंने भी उस वैक्सीन को लगवाया। क्यों लगवाया? क्योंकि उनकी बॉडी, जब हमने किसी वैक्सीन को ले लिया तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये सीखने लगती है कि जिस चीज की वैक्सीन हमने ली है वही जर्म्स या वही वायरस अगर हमारे अंदर आएंगे तो हमें उनसे फाइट करना है। मान लो हमने ट्यूबरकुलोसिस की, एक टीबी इज अ डिसीज, टीबी को हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, अगर हमने उसकी वैक्सीन ले रखी है तो अगर उसके जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उनसे फाइट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस चीज की मेडिसिन ले रखी है। तो वैक्सीन एक स्पेशल टाइप की मेडिसिन होती है जिसको हम पहले से ही लेके रखते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। और जिस भी चीज की हमने वैक्सीन ले रखी है उस चीज के अगर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करें तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके। देखो, कई सारी चीजों की वैक्सीन अभी तक बनी है, पोलियो की, ट्यूबरक्लोसिस की, कोविड-19 की, और भी बहुत सारी चीजों की। तो इन सारी चीजों की वैक्सीन हमको खुद पहले से ही दी जा चुकी होती है, जिससे कि हमारी बॉडी में अगर इसके जर्म्स एंटर करें तो तो उन जर्म्स से हमारी बॉडी फाइट कर सके। समझ में आया दिव्यांग? व्हाट इज अ वैक्सीन? Vaccine is a special medicine. यस। क्या कंसेप्ट है वैक्सीन का, क्या करती है वैक्सीन? देखो, मैम जर्म से फाइट करती है। ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो, हाउ वैक्सीन वर्क, और वैक्सीन काम कैसे करती है। A weak unactive virus form of a weak unactive form of virus or a bacteria is introduced to the body. एक वीक, देखो वैक्सीन पहले तो बनती कैसे है, अगर हमने टीबी की वैक्सीन बनाई मान लो, तो वो कैसे बनेगी, टीबी के ही कुछ बहुत वीक वायरस या किल्ड वायरस से हम उसकी वैक्सीन बनाते हैं। कोई भी डिसीज की अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगी, हम उसी के वायरस से ही या उसी के बैक्टीरिया से ही वो वैक्सीन बनाते हैं, जो बहुत वीक होते हैं या जो बहुत, क्या कहते हैं, डेड होते हैं, उनसे हम बनाते हैं वैक्सीन। ठीक है, तो पहले तो क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस को एकदम, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो उसको हमारी बॉडी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया या जो भी वायरस इनएक्टिव फॉर्म में, बहुत वीक फॉर्म में हमारी बॉडी में डाला गया था इंजेक्शन के थ्रू, उस वैक्सीन को जो हमारी बॉडी में डाला गया था, उससे उस वो हमारी बॉडीज में, वो फिर हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बनना शुरू होती हैं, और एंटीबायोटिक्स उन्हीं बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करती हैं। और वैक्सीन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी की नेचुरल डेफिशिएंस डिफेंस को बढ़ाती है। नेचुरल डिफेंस मतलब जो चीजें नेचुरली हमारी बॉडी में, जो एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, उससे हमारी बॉडी जो भी डिसीज है या जो भी जर्म्स है उससे फाइट करती है। ठीक है दिव्यांग, समझ आया? यस मैम। ठीक है।
और ये जो वैक्सीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ट्रेनिंग सेशन में रहती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जब भी वो वायरस आता है हमारी बॉडी में एंटर करता है, या जो वो बैक्टीरिया है वो जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे हमें बचाती हैं। दिस इज व्हाट द वैक्सीन इज। द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन बनाया किसने? देखो जो अब वैक्सीन को बनाया एडवर्ड जिनर ने। ठीक है, जो हमने वैक्सीन पढ़ा कि वैक्सीन एक स्पेशल टाइप की मेडिसिन है, तो उसको किसने बनाया? एडवर्ड जिनर ने बनाया। Who discovered that a mild illness could protect people from deadly disease called smallpox। देखो जब उन्होंने कैसे वैक्सीन डिस्कवर किया, सबसे पहले वैक्सीन की हिस्ट्री किससे शुरू हुई? एडवर्ड जिनर ने। एडवर्ड जिनर से ये वैक्सीन की हिस्ट्री शुरू हुई, मतलब ये वैक्सीन की कहानी किससे शुरू हुई? एडवर्ड जिनर ने। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई, और इनसे ही वैक्सीन की जो हिस्ट्री थी, वैक्सीन बनना शुरू हुई इसी साइंटिस्ट की वजह से। क्यों इन्होंने बनाया? क्योंकि इन्होंने देखा कि ये एक बहुत छोटी सी डिसीज है जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। ये एक बहुत छोटी बीमारी है और इसी स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो फिर इन्होंने कुछ कोई ऐसी मेडिसिन बनाई, फिर वैक्सीन्स बनाना उसी वायरस से। स्मॉल पॉक्स के जो वायरस थे, बैक्टीरिया थे, बहुत जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, किल्ड फॉर्म में थे, जो एकदम वीक बैक्टीरिया थे उसके, उससे ही इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई और लोगों को लगाना शुरू किया, जिससे कि फिर लोगों को स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम कम हो गई और फिर वो सही हो जाते थे उससे। और उसी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनने के बाद जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाना शुरू किया, जिससे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स या डिसीजेस सॉल्व होती थी। इस ये जो डिस्कवरी हुई, जो एडवर्ड जिनर ने ये जो डिस्कवरी किया वैक्सीन की स्मॉल पॉक्स को देखते हुए, इस डिस्कवरी ने क्या किया, मेडिसिन जो हमेशा हम लोग खाते थे उससे लोगों की लाइफ सेव नहीं होती थी। मतलब हम लोग तो स्मॉल पॉक्स की भी मेडिसिन उस समय लेते थे, लेकिन उससे क्या होता था, लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन जब वैक्सीन बन गई स्मॉल पॉक्स की तो लोगों को स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं था, और होता भी था तो जो एंटीबॉडीज थी हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स की, वो उससे फाइट कर लेती थी, तो उससे लोगों की जान बच जाती थी। तो बताओ वैक्सीनेशन का ये जो वैक्सीन बनाने की जो हिस्ट्री है वो किसने शुरू करी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जिनर। क्यों उन्होंने शुरू किया? क्यों शुरू किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एक बहुत छोटी सी बीमारी है जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स कह रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो रही है। तो फिर उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, फिर उस पर टेस्ट किया। देखो वैक्सीन बनने से लेकर के हम तक पहुंचने तक एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। डायरेक्ट ह्यूमंस पे ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, पहले रैट पे किया जाता है। तो वो तो उन्होंने, एडवर्ड जिनर ने वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स की, उसको टेस्ट किया, फिर उसको लोगों को लगाया, तो उससे ये स्मॉल पॉक्स जो डिसीज थी वो कम होने लगी। फिर जब लोग उसकी दवा लेते थे तो उससे वो सही हो जाती थी, और जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी इसकी तब तक लोग सही नहीं होते थे। ये बहुत डेडली डिसीज हो गई थी, इससे लोग क्योंकि डेथ होने लगी थी। ठीक है, और जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बन गई तो जब लोगों को इस वैक्सीन लग जाती थी इसकी, तो जो एंटीबॉडीज थी वो फाइट करती थी इसके जर्म से। ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम। कौन सी डिसीज को देखते हुए एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की हिस्ट्री शुरू करी थी? वो कौन स्मॉल सी पॉक्स। डिसीज थी? स्मॉल पॉक्स, गुड।
ठीक है। अब वैक्सीन हमारे अंदर काम कैसे करती है? जब कोई भी वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो क्या होता है, उसके जर्म्स और उसका जो एकदम वीक वर्जन होता है वो हमारी बॉडी में जाता है। आवर इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइज दिस एज अ stronger and create special protein called antibodies to destroy it। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ये जर्म्स जाते हैं, मान लो हमने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाई, तो चिकन पॉक्स के कुछ जर्म्स और उसका वीक वर्जन या फिर किल्ड वर्जन हमारी बॉडी में गया। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, फिर उससे एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स क्रिएट करे जिसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जब भी कोई, मान लो हमने स्मॉल पॉक्स का लिया था ना, तो स्मॉल पॉक्स के जब जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो वही एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। हम एक बार अगर कोई वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, उस जर्म्स को रिमेम्बर कर लेता है, मतलब उस जर्म्स को वो याद रखता है कि अगर वो फिर से आए तो फिर से वही जो एंटीबॉडीज थी जो उस वैक्सीन से क्रिएट हुई थी, जो वो स्पेशल प्रोटीन्स थे, वो फिर बनते हैं और फिर उसी डिसीज को या उसी डिसीज के जर्म्स को किल करते हैं। समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया तुमको, कैसे हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन काम करती है, बताओ। मैम एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज कैसे बनी? एंटीबॉडीज होती क्या है? बताओ। स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएट्स स्पेशल प्रोटीन। हम्म। तो एंटीबॉडीज क्रिएट स्पेशल प्रोटीन्स जो कि जिस भी चीज की हमने वैक्सीन लगवाई है उसके जर्म्स को और उसके जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसको वो किल कर देते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स इनसाइड अस। ऐसे जब हमने कोविड की भी वैक्सीन लगवाई होगी, तो कोविड कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत लोगों को कोविड के सिम्टम्स अपने अंदर दिखे, इवन बहुत से लोगों को बहुत सीवियर कोविड हो भी गया। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि उनके अंदर उसी के जर्म्स गए और उसी कोविड के ही जर्म्स गए वैक्सीन के थ्रू, और उसी का वीकेंड वर्जन गया। तो उससे क्या हुआ कि उनको कोविड उनकी उनका इम्यून सिस्टम प्रोटीन को क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत वीक था। तो वो स्पेशल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाया या क्रिएट नहीं कर पाया, जिससे कि जो जर्म्स थे और वो जो वीक कोरोना वायरस था वो बॉडी में किल नहीं हुआ, और उसने अपने आप को और डेवलप करना शुरू कर दिया। क्योंकि कोई भी वायरस होगा जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तभी वो मल्टीप्लाई होगा, अगर वो हमारी बॉडी के बाहर है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब कोविड के जर्म्स और उसका वीकेंड वर्जन हमारी बॉडी के अंदर गया, तो जो ऑलरेडी जिसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, उसकी बॉडी में क्या हुआ, वो जो स्पेशल प्रोटीन्स जिनको हम एंटीबॉडीज कह रहे हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाई, इसी वजह से उसको कोविड हो गया। ठीक है, समझ आया? यस मैम। अब कौन कौन सी डिसीजेस प्रिवेंट होती हैं वैक्सीन से, मतलब किन किन चीजों की वैक्सीन हमको लगाई जाती है? सॉरी।
ठीक है। वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट मेनी सीरियस, वैक्सीन बहुत सारी सीरियस डिसीजेस, देखो जैसे टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, ये सब बहुत सीरियस डिसीजेस हैं। वैक्सीन्स उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमको लगाई जाती हैं। अब कौन कौन सी चीज की वैक्सीन बनती है? पोलियो, मिजल्स, मम्स, टिटनेस, इन सब चीजों की वैक्सीन बनती है। ठीक है, क्यों बनती है? क्योंकि जो सीरियस डिसीजेस होती हैं, बहुत ज्यादा जो सीरियस होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो बहुत डेंजरस डिसीजेस हैं हमारे लिए, वो हम उनकी वैक्सीन्स पहले से ही लेकर रखते हैं, मतलब हम उनकी मेडिसिन पहले से ही लेकर रखते हैं, ताकि वो डिसीजेस हमको हो ही ना पाए, और अगर हो जाए तो जिस जिन चीजों की वैक्सीन हमने ले रखी है उसके उसकी एंटीबॉडीज बनेंगी, और एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी। व्हाट आर एंटीबॉडीज? दिव्यांग, व्हाट आर एंटीबॉडीज? बताओ एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, यहाँ लिखा हुआ है ना, स्पेशल प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स आर स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक है। These illness can be very harmful to children if they are not protected। ये जो पोलियो है, मिजल्स है, मम्स है, ये सारी जो डिसीज है, ये सब सबके लिए, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रंस, ये सबके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल हो सकती हैं अगर हमको इनकी वैक्सीन नहीं लगी तो। देखो हमें कहीं भी चोट लगती है आयरन से, तो क्या बोला जाता है? टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि अगर टिटनेस का इंजेक्शन हमने नहीं लगवाया तो हमको सेप्टिक हो जाएगा, क्योंकि चोट किससे लगी है? आयरन से लगी है। लोहे की चोट में हमेशा टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, और अगर नहीं हमने लगवाया विद इन 24 आवर्स, तो उससे क्या होगा? हमको सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक इज अ वेरी सीरियस डिसीज, वेरी डेंजरस डिसीज। तो इन्हीं सारी चीजों की वैक्सीन हमको लगाई जाती है। इसमें कुछ और भी है, टीबी है, कोविड है। ठीक। by following a vaccination schedule we ensure that our body remains strong and safe from these preventable health threats। अब वैक्सीनेशन को फॉलो करते हुए हम ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी स्ट्रांग है, सेफ है, और ये जो भी सीरियस डिसीजेस हैं वो अब हमें नहीं होंगी, और होंगी तो जो एंटीबॉडीज बनी है वो ट्रीट कर लेंगी, सही कर देंगी इन डिसीजेस को। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं हम लोग, मान लो एक एरिया में रह रहे हैं, तो हम लोगों के लिए वैक्सीन जरूरी क्यों है? हमारे लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? When most people in a community are vaccinated, it become much harder for a disease to spread person to person। देखो मान लो कोई भी डिसीज है, टीबी है, ठीक है, टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, टीबी एक से दूसरों को होता है। तो अगर एक कम्युनिटी में, एक एरिया में हम लोग रह रहे हैं, किसी भी एरिया में, तो वहां पे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने किसी भी डिसीज की वैक्सीन ले रखी है जो कि कम्युनिकेबल है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रही है, तो उससे क्या होगा? अगर हमने उसकी वैक्सीन ले रखी है तो किसी को भी वो डिसीज नहीं होगी जो कम्युनिकेबल डिसीज है, तो उससे हम बचे रहेंगे और पूरी कम्युनिटी में वो डिसीज नहीं फैलेगी। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है,
when most people in a community get vaccinated, जब हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स या इन अ एरिया, ठीक है, जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं और कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड है, मतलब उन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है, व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल इन कम्युनिटी गेट वैक्सीनेटेड इट बिकम्स मच हार्डर फॉर अ डिसीज टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक डिसीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो फैले, ट्रांसमिट हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसी कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी। मतलब एक कम्युनिटी में जितने लोग रह रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो सब वैक्सीनेटेड हैं, तो उस एरिया में कोई को भी डिसीज नहीं होगी, सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, by getting vaccinated you just not protecting yourself but also keeping your friends and family एंड नेबर्स सेफ। हम अगर वैक्सीनेटेड हैं तो सिर्फ हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं, हमारे नेबर्स, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई डिसीज हमें हो जाती है तो हमसे स्प्रेड होकर के, हमसे ट्रांसमिट होकर के वो हमारे नेबर्स को भी हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स को भी हो सकती है। तो वैक्सीनेटेड होना सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so this is about the chapter. This is all about the chapter food, health and disease. Food, health and disease chapter खत्म हो चुका है। इस chapter में कोई भी डाउट? No, ma'am. हाँ, No, ma'am. ठीक है। अच्छा, कल ग्रामर का टेस्ट है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्या किया मैंने, सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो मुझे बताओ सेंटेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटेंस? बताओ। Sentence is a group of word. हम्म, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और पूरी डेफिनेशन पूछ रहे हैं। A sentence is a group of words that expresses complete thought and makes complete sense. सेंटेंस शब्दों का मतलब एक समूह होता है, मतलब सब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमको पूरी मीनिंग देता है, पूरे थॉट्स देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। मतलब मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, यहाँ हमको सेंटेंस की पूरी मीनिंग मिल रही है, यहाँ हमारे थॉट, जो भी थॉट है हमारे कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो सेंटेंस इज नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट
इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जो भी हमारा थॉट है, जो भी हमारी बातें हैं, वो सेंटेंसेस पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है, पूरी तरह से बताता है, और उसका एक कंप्लीट सेंस होता है, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है। सेंटेंस इज अ words that expresses what makes complete sense. ठीक है, क्या समझे आप इसका मतलब? Sentence is a group of words that expresses a complete sense and that expresses a complete thought and makes complete sense. इसका क्या मतलब हुआ? सेंटेंस एक ग्रुप है वर्ड का। क्या चीज? सेंटेंस एक ग्रुप है वर्ड्स का। हम्म। ग्रुप का वर्ड्स है जो कि कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। कंप्लीट थॉट का मतलब जो भी हमारी बातें हैं वो कंप्लीटली एक सेंटेंस से एक्सप्रेस हो जाती हैं और उसका एक सेंस बनता है, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग बनाता है वो। इट मेक्स कंप्लीट मीनिंग, इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हम्म। दिव्यांग है। अनाया नहीं आई आज। जिया भी नहीं आया आज। पढ़ा ही तो रहे, वही तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देंगे जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एक सेंटेंस है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने दिया, आइडेंटिफाई वेदर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाए, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, मान लो हम एक क्वेश्चन दें, शी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, शी इज रीडिंग अ बुक, अगर हमारा ये एक सेंटेंस है, मतलब अगर ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये सेंटेंस बना कि नहीं बना? तुम क्या, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो क्या लिखा है? आइडेंटिफाई वेदर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस और नॉट। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, ये एक सेंटेंस बनता है कि नहीं बनता है, मतलब इसको पढ़ के बताना है कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैम ये रीड दिस मैम सेंटेंस है। सेंटेंस है। ठीक है, देखो जैसे एक और है,
ये बताओ, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं सेकंड नंबर पे, ये सेंटेंस है या नहीं? नो मैम। नो हाँ। मैम। नो मैम। नो, नॉट, नॉट अ सेंटेंस। तो समझ में आया सेंटेंस क्या होता है? समझ में यस आया? मैम। यस मैम। अब देखते हैं सेंटेंस के बाद फ्रेज क्या होता है। तो फेस्टिवल जब पढ़ेगा तो बताएंगे, तो कोई बहुत थोड़ी नहीं बना है। संडे को ऑफ रहता है, फेस्टिवल है। देखो, सेंटेंस समझ में आ गया। अब सेंटेंस के बाद आता है फ्रेज, और फ्रेज में भी सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, ये तो जब फ्रेज पढ़ लोगे तो खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। फ्रेज, a phrase is a group of words that has meaning but does not expresses a complete thought। देखो, हमने सेंटेंस की भी डेफिनेशन में यही देखा कि a sentence is a group of words। दोनों की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें फर्स्ट लाइन सेम है। A sentence is a group of words and a phrase is also a group of words। तो सेंटेंस और फ्रेज इतने तो सेम है। उसके बाद फ्रेज में क्या डिफरेंस आया? That has complete meaning। इसकी मीनिंग तो कंप्लीट है लेकिन इसमें थॉट हमें कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। जैसे कि इन द गार्डन, गार्डन में कोई गया लेकिन अब कौन गया, ये सब हमें पूरे थॉट इसमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। हमारा पूरा जो हम बातें हैं, जो सेंटेंसेस में पूरी तरह से हम बता दे रहे थे, वो चीजें फ्रेज में नहीं होती हैं। ठीक है। अ फ्रेज इज अ group of words that has meaning but does, ठीक है। तुम्हें डिफरेंस समझ में आया कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज जिसमें कि हमको पूरी मीनिंग तो मिल रही है लेकिन ये पूरा थॉट जो हम बोल रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं होता है इसमें, मतलब पूरा सेंटेंस इसमें नहीं होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज मीनिंग। इसकी कुछ मीनिंग तो होती है, मतलब हम अगर कोई फ्रेज लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑन द वॉल। ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग तो है कि दीवार के ऊपर, लेकिन ये कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट सेंटेंस हमें नहीं देते हैं फ्रेजेस। ठीक है, इसमें हमें पूरी बात नहीं पता चलती है। समझ में आया? यस दिव्यांग, मैम। समझ में आया फ्रेज क्या होता है? यस मैम। हाँ, अब अगर हमसे कोई पूछे कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस? A sentence is a group of words that make complete sense and complete thought. देखो, Phrase फ्रेजेस में इतना लंबा नहीं लिखना होता है। अगर हम डिफरेंस ही लिखेंगे तो हमें पूरी डेफिनेशन उसमें थोड़ी लिखनी है। देखो, अगर हम लिख रहे हैं डिफरेंस तो कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट है डिफरेंस, दिस इज बिटवीन। ओके,
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस। अब देखो फ्रेज में क्या होता है, इनकम्प्लीट थॉट मिलता है हमें। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट सी लगती है। जैसे हमने लिखा था ऑन द वॉल, तो इट इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। वहां हम लोगों को पूरी मीनिंग नहीं मिल रही थी। मीनिंग मिल रही थी लेकिन हमें वहां पूरी मीनिंग नहीं मिल रही थी। तो फॉर फ्रेज, दिस इज फॉर सेंटेंस। ठीक है, फ्रेज में क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस अ इनकम्प्लीट थॉट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इनकम्प्लीट थॉट। ठीक है, फिर अब सेंटेंस, सेंटेंस में क्या हमें मिलता है, कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट ही एक्सप्रेस करते हैं, कंप्लीट बात है, कंप्लीट मीनिंग हमको इसमें मिलती है। कंप्लीट, कंप्लीट। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, नो कंप्लीट मीनिंग। फ्रेजेस में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, नो कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होती है, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं सेंटेंस बना सकते हैं। जब फ्रेजेस में, जब फ्रेजेस कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ये तो ये अकेले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, या इट कैन नॉट स्टैंड, इट कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेजेस कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, स्टैंड अलोन। ठीक है, कैन नॉट स्टैंड अलोन। अब डिफरेंस समझ में आया कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। दिव्यांग, अब डिफरेंस समझ में आया। यस मैम। क्या डिफरेंस बताया मैंने, फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया, फ्रेजेस। फ्रेज हाँ, इनकम्प्लीट थॉट, सेंटेंस कंप्लीट थॉट। इसका फर्स्ट डिफरेंस का क्या मतलब है, मीन्स फ्रेजेस एक्सप्रेस इनकम्प्लीट थॉट। जो भी बातें हैं वो यहाँ पे फ्रेजेस में इनकम्प्लीट रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। ठीक है, एंड फॉर सेंटेंस इट इज कंप्लीट, नो कंप्लीट मीनिंग। कभी भी कंप्लीट मीनिंग इसमें नहीं मिलता है, सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग मिलता है। फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन, फ्रेजेस खुद से सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, एंड सेंटेंसेस कैन स्टैंड अलोन। क्या लिख रही है, ठीक है, समझ में आया फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस। यस मैम। हाँ, अब देखो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक फ्रेज है या एक सेंटेंस है। फ्रेज और सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। अब हमें फ्रेज को और सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रेज। ओके, देखो अगर कोई भी
ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हमें पूरी बात बता रहे हैं, तब तो वो सेंटेंस है, और अगर हमें नहीं बता रहे तो वो एक फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लासरूम। बताओ, इज दिस अ फ्रेज और अ सेंटेंस? टेल मी। इन अ क्लासरूम, ये एक फ्रेज है या फिर एक सेंटेंस है? बताओ। इन अ क्लासरूम, ये जो लिखा हुआ है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, ये फ्रेज है या फिर सेंटेंस है? दिव्यांक। बताओ, दिस इज अ फ्रेज। चलो, वन मोर सेंटेंस। द students are in the classroom. ठीक है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, ये एक No, सेंटेंस ma'am. फ्रेज है। बताओ दिव्यांक, क्या हो गया? बताओ, ये एक सेंटेंस है या फिर फ्रेज है? Sentence. सेंटेंस है। तो इन द क्लासरूम, ये एक फ्रेज है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये एक फ्रेज है। ठीक। और ये अगर हम इसको ओवरऑल पूछ लें तो ये एक सेंटेंस है। दिस इज अ सेंटेंस। ठीक। तो फ्रेज समझ में आया, सेंटेंस समझ में आया? Yes, ma'am. फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस में कोई डाउट? तुमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं? सॉरी, टाइप्स ऑफ तो बाद में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं? No, ma'am. हाँ, बताओ क्या क्या होते हैं। हाँ बताओ, मैम। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं? एक सेंटेंस के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? बताओ दिव्यांक। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। समझ में आया? Yes, ma'am. तो देखो, अब इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। दो पार्ट्स के सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है प्रेडिकेट, और यही दोनों मिलकर के एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। एवरी सेंटेंस has two main parts. ठीक है, तो हर सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स मैंने बताए? दिव्यांग, क्या क्या पार्ट्स बताए? Subject and predicate. वेरी गुड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा, सेकंड इज Predicate. प्रेडिकेट। ठीक। तो हर एक सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। यही दोनों मिल करके क्या बनाता है? एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है।
सब्जेक्ट में किसी भी पर्सन, एनिमल या प्लेस के बारे में बात हो रही होती है। द सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? पर्सन होता है, एनिमल होता है, प्लेस होता है या थिंग होता है। जिस भी बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट। जैसे रिया इज रीडिंग अ बुक। तो रिया, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है रिया इज रीडिंग अ बुक, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? रिया के बारे में बात हो रही है। तो रिया क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। तो एक सेंटेंस में, दिस इज अ सेंटेंस, ये हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, पूरा कंप्लीट थॉट दे रहा है। तो ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? रिया के बारे में बात हो रही है। तो एक सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही हो, वो पर्सन हो, वो एनिमल हो, वो कोई थिंग हो, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? वो ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, रिया इज रीडिंग अ बुक। ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रिया है। रिया के बारे में हमें कौन क्या पता चल रहा है? रिया बुक पढ़ रही है। तो जो कुछ भी हमें पता चल रहा है सब्जेक्ट के बारे में उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। द डॉग इज बार्किंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है दिव्यांक? हमने जो ये सेकंड एग्जाम्पल दिया है, बताओ जल्दी से, इसमें सब्जेक्ट क्या है? Dog द डॉग। और प्रेडिकेट क्या है? is barking. इज बार्किंग। तो सब्जेक्ट में हमें क्या पता चल रहा है? द डॉग। ठीक है। ये कोई भी, देखो सब्जेक्ट कोई भी पर्सन, एनिमल, प्लेस कुछ भी हो सकता है, थिंग कुछ भी, जिस जिस भी चीज के बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। तो एक सेंटेंस दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके दिव्यांक, यू कैन लीव। बाकी अब तो कल टेस्ट है तो आप पढ़ के आइएगा। ओके।